नमस्कार, आपके शहरों की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले खबर चंदौली से, जहां के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई है। हादसे में अस्पताल के कर्मचारी की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हो गए। घटना अलीनगर थाना क्षेत्र के गोदाना गांव की है। दरअसल कुछ मजदूर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सीढ़ियों के नीचे उतर रहे थे कि सिलेंडर हाथ से ही छूट गया। इसके बाद तेज आवाज के साथ सिलेंडर फटा, जिसकी चपेट में आसपास के लोग आ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को चंदौली की दिखा रहे हैं, जहां सिलेंडर फटने से अफरा तफरी हुई है। सिलेंडर फटने से कई बच्चे घायल हुए और एक मजदूर की मौत की खबर आ रही है। अभी रमाबाई हॉस्पिटल में एक गैस सिलेंडर लेकर ऊपर जा रहे थे। ऑक्सीजन के सिलेंडर है और सीढ़ी पर स्लिप करने से उसके साथ गिर गए और सिलेंडर फट गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। घायल भी है घायल तो हल्का फुल्के हैं, बगल में थे। उनको घायल को ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन एक आदमी की मृत्यु हो गई है। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी यहाँ पर देखा जा रहा है, जैसा तहरीर मिलता है उसकी जाँच करा ली जा रही है। अजय चित्रांशी, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ये अफरा तफरी जो मची है सिलेंडर फटने से, ये हुआ कैसे हादसा और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या कारण बताए जा रहे हैं? जी निहारिका, बताना चाहेंगे ये मामला अलीनगर थाना क्षेत्र के गोधरा गांव का है। यहाँ के एक निजी नर्सिंग होम में पिछले कुछ दिनों से काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था यहाँ पे, और इसी दौरान वहाँ पे कुछ सिलेंडर लाए जा रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर थे ये, और इसको लेकर के इम्तियाज नाम का एक युवक जो गैस सिलेंडर फिटिंग का काम करता था, वो वहाँ आया हुआ था। लखनऊ का रहने वाला ये, और ये जब सिलेंडर लेकर सीढ़ियों से ऊपर चल रहा था, तभी इसी बीच ये जो सिलेंडर है ऑक्सीजन सिलेंडर, ये इसके हाथ से गिर गया था। और गिरने के साथ ही सिलेंडर में तेज धमाका हुआ है। ब्लास्ट इतनी तेज थी कि पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं, पूरे हॉस्पिटल में जो भी मरीज थे, उनके जो परिजन थे, उनमें पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई थी। और जो युवक था इम्तियाज, जो सिलेंडर लेकर के ऊपर चढ़ रहा था, उसकी घटना के कुछ ही समय बाद मौत हो गई। और इसमें लगभग अफरा तफरी और इस ब्लास्ट में कुल लगभग आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिनमें कुछ लोगों को आसपास के निजी नर्सिंग होमों में भर्ती कराया गया है, और इसमें एक की हालत अभी भी सीरियस बताई जा रही है। इसके अलावा जो पुलिस है, उसका कहना है कि इस मामले में अभी जांच की कार्रवाई की जा रही है, और यदि अस्पताल प्रशासन इस मामले में या जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। धन्यवाद अजय, ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। भदोही में कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिलाओं को बांटे जाने वाला पुष्टाहार सड़कर खराब हो गया है। 194 बोरी पुष्टाहार में कीड़े यहां पर आप देखिए कैसे पड़ गए हैं। इसकी कीमत भी 2 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। मामला बाल विकास परियोजना विभाग ज्ञानपुर का है। दरअसल 1.5 साल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रकांत पांडे को सूचना मिली थी कि 194 बोरी पुष्टाहार विभाग के कर्मचारियों के हाथों बेचकर कालाबाजारी के लिए जा रहा है। इस सूचना के आधार पर एक घर में छापा मारकर पुष्टाहार को बरामद किया गया। इस मामले में कई अधिकारियों पर गाज गिरी। कोर्ट में भी मामला पहुंचा। बावजूद इसके लापरवाह अधिकारियों ने इसे समय रहते पुष्टाहार को वितरित नहीं किया। इसके कारण इसमें कीड़े पड़ने से ये सड़कर खराब हो गया। ये पूर्व में पकड़ाया गया था 194 बैग, उसी को नीचे रखवा रहे हैं। तो कहाँ पकड़ा गया था? ये भूसौला ग्राम में। ये सड़ कैसे गया है? ये रखा करीब साल भर से रखा गया था, इस वजह से वो उसके वजह से 2 साल करीब उच्च अधिकारी जब तक निर्देशानुसार ही कार्रवाई हो रहा। इलाहाबाद में नमामि गंगे योजना में घोटाला सामने आया है। इस योजना के तहत नगर निगम ने 300 प्लास्टिक डस्टबिन खरीदे। इन्हें संगम और गंगा के तट को पॉलिथीन और कूड़ा करकट से मुक्त कराने के लिए खरीदा गया, लेकिन इनकी खरीद और बाजार की कीमत में करीब 3 गुने का अंतर है। प्लेटफॉर्म साइड डस्टबिन की कीमत बाजार में 4000 से ज्यादा की नहीं है, लेकिन नगर निगम ने एक डस्टबिन की कीमत 11000 बता दी। मामला सामने आने के बाद नगर निगम को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। इतना ही नहीं, संगम के 1 किलोमीटर के दायरे में एक भी डस्टबिन नहीं लगाया गया है। खानापूर्ति करने के लिए दर्जनों डस्टबिन गंगा तट से कोसों दूर कूड़े के ढेर के पास सजा दिए गए हैं, और गंगा तट के 1 किलोमीटर के दायरे में एक भी डस्टबिन आपको नहीं मिलेगा। और ये देखिए, ये हाल है और ये काम है नगर निगम का।
डस्टबिन लगाए जा रहे हैं मेला क्षेत्र के आसपास, ताकि वहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यों में सहयोग मिल सके। और उसके तहत 300 डस्टबिन की योजना है, जिसमें लगभग 210 डस्टबिन हमारे लग गए हैं। बाकी अभी हम लोग आवश्यकता अनुसार उसको जहाँ जरूरत समझेंगे वहाँ लगवाएंगे। बिल्कुल 4000 का सिंटेक्स का मिल रहा है, जो एक ब्रांडेड कंपनी है उसका 4000 से 6000 के बीच में मिल रहा है। ये खेल समझ में ही नहीं आ रहा, ये अधिकारियों के समझ में क्यों नहीं आ रहा है। जो बाजार में 4000 में उपलब्ध है, जो सिंटेक्स 6000 में उपलब्ध है, वो 11-12 हजार में क्यों लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कुछ लोगों को साइकिल से दिक्कतें हैं। ऐसे लोगों को एसोचैम और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की रिपोर्ट नहीं दिखती। साइकिल ट्रैक इनके घर के पास से भी गुजरेगा। आवास विकास की बाउंड्री पीछे हटेगी। अखिलेश ने कहा साइकिल ट्रैक 5 कालिदास मार्ग पर भी बना। उन्होंने ये भी कहा कि साइकिल चलाने से सेहत ठीक रहती है और पर्यावरण भी बेहतर। साथ ही उन्होंने इशारों में बीएसपी पर कटाक्ष कर दिया। साइकिल का कार्यक्रम स्टेडियम के सामने था, क्योंकि हम राजनीति करने वाले लोग हैं, तो हमारी विरोधी पार्टी जो है वो भी तमाम चीजें लेकर के आती, कहते हैं मुख्यमंत्री पे कोई काम नहीं है, मुख्यमंत्री केवल साइकिल चला रहे हैं। और आज की जानकारी अगर मिल जाएगी उन विरोधी पार्टियों को लोगों को, तो हो सकता है वो कहें कि मुख्यमंत्री पे कोई काम नहीं है, केवल टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे नेता जो दूसरी पार्टी के हैं, हालांकि उनका नाम हमने रखा हुआ है बुआ, हाल ही में उन्होंने कुछ कह दिया कि मुख्यमंत्री केवल साइकिल चलाते हैं। या जितने साथी बैठे वो जानते होंगे, हाथी कभी चलाया नहीं जाता, केवल बैठने के काम आता है, और साइकिल हमेशा चलाने के काम आती है। साइकिल चलेगी तो और लोग कमजोर दिखाई देंगे, और इसीलिए हम साइकिल का बढ़ावा देना चाहते हैं। वहीं मेयर काउंसिल के चेयरमैन दिनेश शर्मा ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार कानून लाकर मेयर को कमजोर करना चाहती है। ये कानून 74वें संशोधन संविधान के संशोधन के खिलाफ है। उनका कहना है कि मेयर चपरासी का भी तबादला नहीं कर सकता, उसके कलम में कोई ताकत नहीं होती। चौथे वित्तीय आयोग ने नगर आयोग मेयर के अधिकार बढ़ाने को कहा है, लेकिन यूपी सरकार इसके विरुद्ध काम कर रही है। वो आज लखनऊ में मेयर काउंसिल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वहीं इलाहाबाद की मेयर अभिलाषा गुप्ता ने कहा है कि अगर राज्य सरकार को निकाय को बर्खास्त करने का अधिकार है, तो फिर केंद्र को भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उसके सारे अधिकार हो जाएंगे और उनमें विभिन्न प्रकार के आरोपों को लगाकर उसे पदयुक्त करने का अधिकार प्रदेश सरकार के हाथ में चला जाएगा। ऐसा कैबिनेट के द्वारा पहले पास किया गया, उसके बाद में मंत्रिपरिषद की उस अवधारणा को विरोध के बावजूद बहुमत के आधार पर विधानसभा में पारित किया गया, जिसमें एक संशोधन विधेयक पारित हुआ। वर्ष उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2015 के नाम से उसको बनाया गया। और इस नगर निगम संशोधन विधेयक 2015 की एक धारा है 16A। इस धारा 16A के अनुसार महापौर को किसी भी आरोप में एक नोटिस मिलेगा और नोटिस मिलते ही वो अधिकार विहीन हो जाएगा और उसकी सारी पावर्स नगर आयुक्त में समाहित हो जाएगी जब तक जांच चलती रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के हुसैनगंज में एटीएम में लूट और ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। इसमें खुलासा भी हो गया। वारदात के पीछे सिमी के आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। यूपी पुलिस की स्पेशल टीम मामले की तफ्तीश कराने के लिए तेलंगाना रवाना हो गई है। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक तेलंगाना में मारे गए सिमी के 2 आतंकवादियों ने लखनऊ में ट्रिपल मर्डर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। शनिवार को तेलंगाना पुलिस ने आतंकी असलम अयूब एजाजुद्दीन को मुठभेड़ में मार गिराया था। इनके पास मिले सबूतों के आधार पर तेलंगाना पुलिस ने आशंका जताई है, लेकिन इस खुलासे से कई गंभीर सवाल उठ खड़े हो गए हैं। क्या सिमी के आतंकी बिजनौर धमाकों के बाद लखनऊ में कुछ दिन ठहरे थे? एटीएम लूट की घटना के समय एसएसपी ने दावा किया था कि हमलावरों ने पूरी प्लानिंग की थी। तो क्या मोस्ट वांटेड आतंकी सड़कों पर घूमते रहे और एलआईयू से लेकर आईबी तक को कोई भनक नहीं लगी? ऐसा है, डीजीपी तेलंगाना श्री अनुराग शर्मा साहब ने कल एक प्रेस नोट जारी किया है, जो
सिमी के 2 आतंकवादी मारे गए थे उसके बाद किया गया है। उसमें ये अंकित किया गया है कि जो हसनगंज में HDFC ATM में जो लूट हुई थी वो उन जो मृत आतंकवादी हैं उनके द्वारा की गई थी। बेमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के परतापुर गांव में देखने को मिला है। यहां पर बारिश से बर्बाद हुई फसल से परेशान एक किसान ने खुद को आग के हवाले कर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान ने बैंक से 40,000 रुपए का कर्ज ले रखा था, जबकि बनिया ठेर के सहारा सिकंदर में एक किसान की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। दोनों किसान कहर बनकर बरसे ओले और बारिश से तबाह हो चुकी फसल को देखकर काफी परेशान चल रहे थे। अब तक इस क्षेत्र में 3 किसानों की मृत्यु हो चुकी, बावजूद इसके आला अधिकारी अभी तक बर्बाद हुई फसल का सर्वे तक पूरा नहीं कर पाए हैं। मुआवजे की बाट जो रहे किसान अब आस में ही दम तोड़ रहे हैं। और अब खबर मेरठ से, जहां आग में झुलसने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। मरने वालों में बच्चे महिलाएं हैं। घटना खरखौदा थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में बने कांशीराम आवास योजना की है, जहां रहने वाले परवेज नाम के शख्स के घर में अचानक लगी आग में झुलसने से परवेज, उसकी पत्नी, 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा परवेज के घर आए एक रिश्तेदार के बच्चे की भी मौत हो गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। लोग काफी गुस्से में हैं। ये तो जांच का विषय है। घटना का कारण क्या है, विद्युत सुरक्षा अधिकारियों को गवर्नमेंट एजेंसी को निर्देश दे दिए गए को तत्काल वो जांच करके घटना का कारण का पता करेंगे। किंतु इस दुखद घटना में जो 6 लोगों की मृत्यु हुई है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, और इसके लिए हम लोग जो भी देवी आपदा मद से जो भी आर्थिक सहायता होगी तत्काल हम इनके परिवार वालों को दिलाएंगे। साथ में घायलों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में हम लोग वहाँ पे टीम लगा दी है। सीएमओ से बात हो गई, वहाँ व्यवस्था सब हो गई है। 6 लोगों की डेथ हो गई है, उसमें कुछ बच्चे महिलाएं भी हैं। 2 लोग इंजर्ड हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, और किन कारणों से आग लगी उसकी हम लोग जांच करवा रहे हैं। और इसमें जो भी लोग गरीब लोग हैं उनकी डेथ हुई है, उनकी आर्थिक सहायता के लिए भी एडीएम साहब मेरे साथ हैं और प्रशासन पूरा इसमें हम उनको सहयोग करेंगे। वैधानिक कार्रवाई हम निश्चित करेंगे। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण पर किसानों ने आज प्रदर्शन किया है। यमुना एक्सप्रेसवे की ओर से बढ़ाए गए टोल किराए का विरोध किया है। यहां बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे ने 1 अप्रैल से टोल रेट बढ़ा दिया है। कार जीप को 330 की जगह 360 रुपए देने होंगे। बाइक सवार को 165 रुपए की जगह 175 रुपए देने होंगे, जबकि मिनी बस को 550 रुपए की जगह 565 रुपए अदा करने होंगे। हालांकि बस, ट्रक, भारी वाहनों के टोल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो पहले रेट था 1 अप्रैल से पहले वही बरकरार है, लेकिन बाइक, मिनी बस और गाड़ियों का रेट जो बढ़ा है उसको लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, इस प्रदर्शन का कोई असर देखने को मिल रहा है? ये बढ़े हुए कीमत वापस लेने को तैयार है एक्सप्रेसवे का प्राधिकरण? देखिए निहारिका, जो प्रदर्शनकारी किसान थे उनका साफ तौर पर कहना था कि पिछले करीब 6 महीने पहले भी यमुना एक्सप्रेसवे है इसका टोल रेट बढ़ा दिया गया था। दोबारा से टोल रेट बढ़ा दिया गया है, और इसका असर सीधा सीधा जो आसपास के गांव हैं उनके किसानों पर पड़ रहा है। प्राधिकरण ने पीपीपी मॉडल पर इस यमुना एक्सप्रेसवे को बनवाया, और ऐसे में प्राधिकरण के अधिकारियों से या अन्य अधिकारियों से साठगांठ करके जो जेपी कंपनी है वो लगातार टोल रेट में बढ़ोतरी कर रही है, ऐसा आरोप भी किसानों ने लगाया। और फिलहाल इन्होंने ज्ञापन यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों को दिया है, और आश्वासन जरूर अधिकारियों की तरफ से दिया गया है कि बैठक करके इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ इस तरीके की चीजें होती हुई दिख नहीं कि टोल रेट वापस ले लिया जाएगा। दूसरी तरफ किसानों ने भी चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द अगर टोल रेट को वापस नहीं लिया गया तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। निहारिका, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बागपत पुलिस अमित भूरा को जल्द रिमांड पर लेगी। पंजाब पुलिस द्वारा पकड़े गए 12 लाख के इनामी भूरा से पूछताछ के लिए बागपत पुलिस पटियाला पहुंच चुकी है। अमित भूरा उसके साथी सचिन खोखर से पुलिस भूरा के फरार होने के कारण और मदद करने वालों के संबंध में पूछताछ करेगी। 15 सितंबर 2014 को बागपत से अमित भूरा फरार हुआ था। उसके बाद अब पंजाब पहुंची है यूपी पुलिस, जो जल्द ही अमित भूरा और उसके साथी से पूछताछ करेगी। इसको जो है पटियाला पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। हमारी एक टीम क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पटियाला गई है, पूछताछ उससे की गई है, और अब हमारे केस से संबंधित उसको पुलिस कस्टडी रिमांड वगैरह के लिए अप्लाई किया जाएगा, वारंट वगैरह के लिए अप्लाई किया जाएगा, और फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी कस्टडी में बहुत ज्यादा कुछ जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई है, क्योंकि पूछताछ पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। किन किन लोगों की साजिश थी, इन सब चीजों का खुलासा तभी हो पाएगा जब हम लोग उसके पूरी तरह से पूछताछ कर पाएंगे।
आगरा के बालूगंज में हुए बम धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, एटीएस, आर्मी इंटेलिजेंस समेत सभी खुफिया एजेंसी विस्फोट की जांच में जुट गई है, क्योंकि आईबी ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के फिदायीन हमले का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले आतंकी इसी इलाके में रुके थे। वहीं इलाके में घायल बलजीत सिंह ने होश में आने के बाद जो बयान दिया है उससे जांच एजेंसियां सख्ते में हैं। बलजीत के मुताबिक मकान के पास 2 बाइक सवार आए थे और कुछ संदिग्ध सामान फेंककर फरार हो गए। इसके बाद ही ब्लास्ट हुआ। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश इस एंगल से कर रही है। होटल वाले ने अंदर जी नाची है मुंडे का और आगे बढ़ते हैं। इटावा में भूमि संरक्षण अधिकारी को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। घटना इकदिल थाना क्षेत्र की है। आसपास के लोगों ने अधिकारी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां 5 घंटे तक उसका ऑपरेशन चला, लेकिन अभी भी वो उसकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। परिजन इस घटना के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस के मुताबिक हत्या के इरादे से गोली मारी गई है। साफ नहीं हो पाया कि वारदात के पीछे कोई पुरानी रंजिश है या कोई विभागीय वजह। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 3 अज्ञात युवक आए और जो मैंने अपना मुंह बांधे हुए थे, इन्होंने जो है इनको पहचाना। अब यही है कह करके इन्होंने यही कहा और इस पर उन्होंने फायर किया। जो उनके हाथ में गोली लगी तो थोड़ा तो आगे भागना चाहे, इस पर उन्होंने 2 फायर और किया। 2 गोली हाथ में लगी और एक उनके पेट में लगी है। तत्काल वहां पर जो आसपास लोग थे वो आए और उसमें से एक स्थानीय व्यक्ति ने तुरंत उनको यहाँ अस्पताल में पहुंचा दिया है और यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और आगे जो है हम लोग इसमें जांच पड़ताल पुलिस टीम में लगे हैं कि ये घटना कैसे हुई और जो है इसको किन लोगों को घटना का अंजाम दिया, इसके लिए कार्रवाई चल रही है। और उस पर 3 गोलियां लगी हैं। एक गोली सीधी बाह में लगी है, आगे से लगी है, वो पीछे पार हो गई। और एक गोली बिल्कुल बाह के और चेस्ट के बीच से निकल के पीछे चली गई, अंदर नहीं घुसी वो। और एक गोली बिल्कुल एब्डोमेन में राइट साइड में एंट्री है उसकी और एब्डोमेन में अंदर लगी है। हालत अभी भी नाजुक है। कम से कम हमको 48 घंटे चाहिए टाइम। यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियां वो टीचर चेक कर रहे हैं जिन्हें उस विषय के बारे में पता ही नहीं है। यूपी प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आरपी मिश्र के मुताबिक कक्षा 10 से 12 की मैथ पेपर की कॉपियां हिंदी के टीचर चेक कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में यूपी बोर्ड के अधिकारियों को पत्र लिखा है। आरपी मिश्रा ने लखनऊ जिले में कॉपियां जांच रहे ऐसे 9 टीचरों का जिक्र किया है। मैनपुरी, फिरोजाबाद में भी ऐसे मामले सामने आए। उन्होंने ऐसे दर्जनों मामलों का जिक्र किया जिसमें वो टीचर कॉपियां जांच रहे हैं। इन्होंने इस विषय को कभी पढ़ाई नहीं है न पढ़ाया है। वहीं बोर्ड सचिव अमरनाथ वर्मा ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है। ऐसे मामलों की जानकारी डीआईओएस को दे देनी चाहिए। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा की करीब 1 करोड़ 40 लाख कॉपियां चेक होनी है और इसके लिए 1,05,000 टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें से लगभग 45,000 टीचर्स ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से कॉपी जांचने की प्रक्रिया का बहिष्कार कर रखा है। हमारा मानना है कि इस बार इतनी बड़ी विसंगतियां हुई, शायद इसके इतिहास में कभी माध्यमिक शिक्षा परिषद में इतने बड़े पैमाने पर कोई भी विसंगतियां, इस तरह की अनियमितताएं नहीं हुई है। हमारी तो मांग है कि जिसने नियुक्ति पत्र बनाए हो, जो भी इसके जिम्मेदार हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में फर्जी आईएएस रूबी चौधरी को मसूरी की सीजीएम कोर्ट ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। आपको बता दें, रूबी को बीते शुक्रवार रात को एसआईटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देहरादून से गिरफ्तार किया गया था। रूबी को देहरादून में हरिद्वार स्थित होटल से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। मथुरा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से तबाह हुए किसानों को मुआवजा अभी तक दिलाने के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। आज बीएसपी के नेता किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान फोटो खिंचाने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की हुई। फोटो खिंचाने के चक्कर में लोग किसानों का हित भूल गए और आपस में इस कदर भिड़ गए कि अनुशासन की बात करने वाली पार्टी के नेता एक दूसरे को जमकर ही भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते नजर आए।
दरअसल बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे योगेश द्विवेदी किसान को समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इनके तभी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार शर्मा भी वहां आ गए। फोटो खिंचवाने के लिए एक दूसरे के साथ इन दोनों में धक्का मुक्की आप भी देखी कैसे हुई, और बात जब गाली गलौज तक पहुंची तो जान से मारने की धमकी देने से भी ये नहीं चूके। और खबर यह है कि दिल्ली में 11 मुस्लिम नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। इस दौरान मुस्लिम नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुस्लिम समाज से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत हुई है। मुस्लिम नेताओं ने प्रधानमंत्री को पूरा सहयोग तमाम मसलों पर देने का भरोसा भी दिया है।